समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं कनकलता। आज का विषय है मच्छर से होने वाली बीमारियां और उनका उपचार। हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों में शामिल हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, पीत ज्वर, कालाजार, फाइलेरिया, जीका आदि। भारत में मानसून और मानसून के बाद के महीनों में इन बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा होता है, जब पानी का जमाव और नमी मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करती हैं। आज हम मच्छर जनित बीमारियों के लक्षण, उपचार और साथ ही इनसे बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर तनु जैन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रकाश मंडल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो सकते हैं और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 011-233-14444 और 23421050। नंबर मैं फिर से दोहराती हूँ, 011-233-14444 और 23421050। आप @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर तनु जैन, हम ये जानना चाहेंगे कि देश में सबसे ज्यादा प्रचलित मच्छर जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी नमस्कार। देश में अगर देखा जाए तो जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां आपने जो नाम दिए वो सारी ही होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो डेंगू और मलेरिया जो है वो ज्यादा कॉमन है। इसके बाद चिकनगुनिया भी हाल फिलहाल में कुछ सालों में काफी देखने को मिल रहा है, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे हाथी पांव या एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं वो भी काफी कॉमन है और काफी स्टेट्स में लोग इससे प्रभावित हैं। इसी के साथ कालाजार या विसरल लिशमैनियासिस जिसको कहा जाता है वो भी एक बीमारी है, लेकिन ये अब हमारे देश से लगभग एलिमिनेट हो चुकी है, और 2023 के बाद से अब तक हम लोग सस्टेन किए हुए हैं इसका एलिमिनेशन लेवल। तो अगर ये इस साल और अगले साल सस्टेन हुआ तो हम WHO से इसका डोजियर भी ले पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इसके साथ साथ जापानीज एन्केफेलाइटिस भी लगभग 24 स्टेट्स में है। हालांकि इसके केसेस के नंबर कम हैं, लेकिन इसमें डेथ्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सीरियस बीमारी होती है। तो ये इस तरह से कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ज्यादा प्रेवलेंट है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीपद झाकड़े पुणे से। जी झाकड़ी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार, मैं श्रीपाद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। जी नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे गंदगी में तो मच्छर पनपते ये तो आम बात है, मगर इतना ये स्वच्छता के बावजूद भी कभी कभी अनजाने में काट लेते हैं मच्छर, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन और लिख देना चाहिए? मतलब ये कह रहे हैं कि गंदगी में मच्छर होते हैं पर काफी स्वच्छता बरतने के बाद भी मच्छर काट लेते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में पनपते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो गंदा पानी है, एक्चुअली जो भी पानी रुका हुआ होता है उसमें मच्छर पनपते हैं, और गंदे पानी में लगभग मलेरिया के मच्छर हुए या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स मच्छर जिसे हम कहते हैं, और मलेरिया का मच्छर एनोफ्लिस वो पनपता है। लेकिन डेंगू का मच्छर साफ रुके हुए पानी में पनपता है। तो ये डेंगू का मच्छर 3 बीमारियां करता है, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, और ये साफ रुके हुए पानी में पनपता है। तो इसीलिए उससे भी आपको सावधानी बरतनी है। राजेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हिसार से हैं ये हमारे श्रोता। राजेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब से जी, मच्छर काटने के कितनी देर घंटे बाद या इसका असर दिखने लगता है? क्या कब हमें खाना चाहिए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं?
मलेरिया डेंगू के। और पहले हमें मलेरिया विभाग से गोलियां कुछ मिलती थी तो हम लेते थे, तो उसका मलेरिया होने से पहले ही लेते थे। क्या अब वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? और डॉक्टर साहब से एक सवाल भी है, मच्छर अगर शरीर का उसका खून शरीर पे लग जाए तो उसकी कुछ एक मामला है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो पहला सवाल आपका था कि मच्छर काटने के कितना दिन बाद मलेरिया या डेंगू ऐसा टाइप का बीमारी हो सकता है, इसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी के और साइंस के भाषा में हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। कि ज्यादातर जो हमारा डेंगू का विषय है इसमें आपका 5 से 10 दिन टाइम लग जाते हैं पूरा जो बीमारी का लक्षण आने में। और अगर हम लोग देखेंगे मलेरिया, इसका भी आपका अराउंड 2 वीक्स के अंदर ये लक्षण आना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उस मच्छर में मलेरिया या डेंगू का कीटाणु हो तभी। ऐसा नहीं कि हर मच्छर काटने के बाद ही आपका बीमारी हो सकता है, लेकिन बीमारी होने के लिए उस मच्छर के अंदर जैसा डेंगू का वायरस होते या मलेरिया का जो कीटाणु होते पैरासाइट, वो होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा जो आपका सवाल था क्या क्या लक्षण होते, ज्यादातर जो हमारे देश में मैडम ने भी बताया कि डेंगू और मलेरिया ज्यादा होते, दोनों का लक्षण लगभग एक ही टाइप का होते, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ फर्क होते हैं। जैसा डेंगू का जो फीवर होता है या बुखार आते, वो बहुत अचानक आएगा और वो थोड़ा सा हाई ग्रेड मतलब 101 से ऊपर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ इस फीवर कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब इसका ऊंचा नीचे ऐसा नहीं होगा। और साथ में आपका बहुत ज्यादा सर दर्द, बदन दर्द, मांसल में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। हड्डी का दर्द ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हड्डी टूट गया, इसीलिए इसको काफी टाइम हड्डी टूटने वाला फीवर भी कहा जाता है। और अगर देखेंगे कि मलेरिया का जो बुखार आते हैं, इसमें ज्यादातर होते हैं कि बुखार आने के पहले आपको बहुत ठंडा लगेगा, कप आएगा, और देन उसके बाद आपका बुखार आएगा। बुखार के बाद कुछ देर के बाद बहुत ज्यादा पसीना छूटेगा, ऐसा पसीना छूटेगा कि कपड़ा या जो भी बिस्तर हो गीला हो सकता है। और ये आपका हर 24 से 36 घंटा बाद आएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस आपके फीवर है। दिल्ली से हैं एनपी सिंह फोन लाइन पर। एनपी सिंह जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट। गुड इवनिंग। मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे को 10 साल पहले डेंगू हुआ था, तो उसके बाद बड़े मच्छर लगते हैं, लेकिन ऐसा अपनी फीलिंग है या आई रेड समवेयर के भी दोबारा डेंगू नहीं होगा, तो इट इज अ मिथ और इट इज अ रियलिटी। दूसरा मेरा ये है कि कोविड आया तो 6 महीने में उसकी वैक्सीन बन गई, लेकिन अब हम बचपन से देखते आ रहे हैं आज के अब डेंगू चल रहा है, बच्चों को हो रहा है, बच्चे सीवियरली बीमार हो रहे हैं, 5 का बुखार, उससे भी ज्यादा कभी हो जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई वैक्सीन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, सेफ्टी के बारे में बात करते रहते हैं। व्हाट डू यू फील? तो एनपी सिंह जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट मैं कहूंगी काफी इंटेलिजेंट सवाल थे आपके दोनों ही। तो पहला ये था, आपने पूछा कि अगर एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा हो सकता है कि नहीं। तो 4 स्ट्रेन होते हैं इसके, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4, और हर स्ट्रेन से आपको डेंगू हो सकता है, और एक स्ट्रेन से होने के बाद दूसरे से कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है आमतौर पर। तो और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर दूसरे स्ट्रेन से होता है तो थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन होता है। तो डेंगू से जो आपको हो चुका है तो और भी बचाव करने की जरूरत है। और दूसरा, आपने जो कहा कि हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन की बात करते हैं और वैक्सीन की बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, और विदेश में भी 2 वैक्सीन बनाई गई, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं साबित हुई, क्योंकि डेंगू के अगर आप देखें तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, 4 स्ट्रेन हैं। और ये क्योंकि इनका क्रॉस रिएक्टिविटी का इस तरह से रहता है कि अगर आपको किसी डेंगू के स्ट्रेन का हम आपको वैक्सीन दें और फिर किसी और स्ट्रेन से आपको डेंगू हो जाए तो वो सीरियस हो सकता है। तो इतनी कारगर नहीं रही, लेकिन आईसीएमआर अब एक वैक्सीन बना रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं उसके। देखिए 1-2 साल में जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो तब पता चलेगा कि ये कितनी कारगर वैक्सीन है। अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंशन तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि वैक्सीन तो वर्ल्ड ओवर कहीं भी नहीं है। तो जिन देशों में डेंगू के केसेस कम हुए हैं वो मेनली प्रिवेंशन की वजह से ही कम हुए हैं। तो हमें अपने घर के आसपास की सफाई रखनी है, साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े या नीचे कवर्ड कपड़ा पहना के रखना है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है
और एक सिंगल बाइट से भी इन्फेक्शन हो सकता है डेंगू का। तो प्रिकॉशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और वैक्सीन जब आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। अगला सवाल धर्मवीर जी का लेते हैं। जी धर्मवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि हमारे पहले श्रोता ने मेरा सेम क्वेश्चन था, आपने उनका जवाब दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सवाल है कि आज ये वायरल बुखार क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने, कहते हैं कि आपके घर में वायरल एंट्री कर चुका है। जब तक ये पूरे घर के मेंबरों को बुखार ना कर दे तब तक ये आपके घर से निकलेगा नहीं। इसको निकालने का क्या सही तरीका है? इसको हम क्या माने? क्या चीज वायरल, कोई ये भी कोई मच्छर होता है? और आजकल जितने मच्छर हैं उनको हर तरह की दवाइयां इस्तेमाल कर करके वो भी इतने पक्के हो गए हैं कि उनके लिए भी और स्पेशल दवाइयां बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। मैम, आप धर्मवीर जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैडम को हंसी भी आ गई है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। तो जो वायरस आपने कहा, तो जो ये मस्किटो से होने वाली बीमारियां हैं उसमें जो वायरस है वो डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज एन्केफेलाइटिस, ये 3 बीमारियां हैं जो कि वायरस से हैं। बाकी की तीनों जो हमारी मच्छर से होने वाली कॉमन बीमारियां हैं वो पैरासाइट से हैं। तो ये वायरस मस्किटो के काटने से ही ट्रांसमिट होता है। जो आप दूसरे वायरस की बात कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं कि जो खांसी जुकाम से फैलता है। तो इसका जो बुखार होता है डेंगू का, इसमें खांसी जुकाम इस तरह की चीजें नहीं होती। और डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार में बताया भी था कि डेंगू और मलेरिया के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो वो एक चीज हो गई। और दूसरा इन्होंने क्या पूछा था? इनका कहना था कि कुछ ऐसी दवाइयां जो मच्छरों के लिए। हाँ, तो अब जो पहले की थी वो मच्छर पक्के हो चुके हैं, अब असर तो अभी तो ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारे प्रोग्राम में जो वेक्टरबॉर्न का प्रोग्राम है, हम लोग कंटिन्यूअसली जो इंसेक्टिसाइड कॉमनली यूज होते हैं उनकी रेजिस्टेंस स्टेटस को मेजर करते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पे डीडीटी ही एक ऐसा है जिसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आया था। तो 2024 में वो डीडीटी फेज आउट हो गया है। जो अभी के इंसेक्टिसाइड हैं वो इन मच्छरों के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि ये सब केमिकल्स हैं, तो हम कोशिश करें कि इनका कम से कम इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और एक जन भागीदारी की तरह से अपने चारों तरफ सफाई का एक कार्यक्रम चलाएं और उसी से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। चौधरी महेंद्र सिंह है मथुरा से। जी महेंद्र जी। हेलो महेंद्र जी। जी कार्यक्रम का संचालन कर रही कनक लता जी और स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा से। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि डेंगू नर के काटने से होता है या मादा के से, और ऐसा क्यों? जो मेल मस्किटो या फीमेल? ओके, डेंगू जो होते हैं ये फीमेल मॉस्किटो काटने से होता है। मेल मॉस्किटो ह्यूमन को या आम आदमी को काटते नहीं है, ठीक है। एंड ये जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं इनको अंडा देना है, इसीलिए उनको ह्यूमन ब्लड का जरूरत पड़ता है, खून का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो ह्यूमन ब्लड उनके बॉडी में एज ए पोषण के हिसाब से काम करते हैं अंडा देने के लिए। तो इसीलिए फीमेल मॉस्किटो से डेंगू मलेरिया होते हैं। योगेश झांगड़े छत्तीसगढ़ से अब हैं हमारे साथ। योगेश जी। योगेश हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी। हम ये योगेश झांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी। हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न हैं। एक मतलब ये मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है क्या, और दूसरा छोटे बच्चों को बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो मलेरिया 2 तरह का होता है। एक पी वाइवैक्स जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया, और एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया। तो वाइवैक्स मलेरिया यूजुअली बेनाइन होता है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट में डिले हो जाए तो ये भी सीरियस हो सकता है, खास करके बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज में। और वाइवैक्स मलेरिया के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है 14 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना। अगर वो नहीं करते हैं तो ये मलेरिया बार बार होता है और ये सीवियर अनीमिया का कॉज भी बन सकता है, यानी खून की कमी भी कर सकता है, तो ये भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन फैल्सिपेरम मलेरिया जो हम कहते हैं उसको हम दिमाग में भी चले जाता है तो वो ज्यादा डेंजरस होता है, उसमें डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशंस ये हैं कि जैसे ही बुखार हो, और जैसे छत्तीसगढ़ में आप हैं तो ये बहुत हाईली एंडेमिक स्टेट है, यहाँ पे मलेरिया बहुत होता है, तो जहां पे भी मलेरिया ज्यादा होता है और फीवर आए
तो जरूर नजदीकी हेल्थ सेंटर पे जाके जांच कराएं। और वैसे हमारे प्रोग्राम के अंडर में, नेशनल प्रोग्राम जो है उसके अंडर में हम ऑलरेडी सारे स्टेट्स को, आशा को इंसेंटिव देते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को इंसेंटिव देते हैं कि घर से घर भी जाते हैं और वहां जाके अगर किसी को बुखार होता है तो या तो उसकी स्लाइड बनाई जाती है या एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके जरिए उसी वक्त पता चल जाता है कि मलेरिया है और कौन सा है, पी वाइवैक्स है या पी फैल्सिपेरम है। लेकिन इलाज कंप्लीट करें और जितनी जल्द हो सके फीवर के आने के बाद जरूर जांच कराएं। और जांच से बहुत प्रतिशत 99% टाइम अच्छी और करेक्ट डायग्नोसिस होती है और इसका सारा इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त उपलब्ध होता है सरकारी अस्पतालों में। डॉक्टर मंडल, आप कह रहे थे कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और डेंगू के जो मच्छर हैं वो साफ पानी में पनपते हैं, तो आप थोड़ा लोगों को विस्तार से बताइए कि पानी क्या मतलब, जहां थोड़ा सा भी पानी जमा हो वहां भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, या बस हम जो कहते हैं बाल्टी में या टूटा मग या जो टूटा बर्तन उसमें पानी इकट्ठा ना हो, या छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ जी, बहुत सही कहा है। डेंगू का जो मच्छर होते हैं इसका नाम होता है एडिस इजिप्टाई। हमारा इंडिया में एडिस इजिप्टाई और दूसरा एक एडिस एल्बोपिक्टस, ऐसा 2 टाइप मिलते हैं। तो ये मच्छर साफ पानी में आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जहाँ पे हमारा हर दिन का जो घर के आसपास का कूड़ा जमते या कोई भी प्लास्टिक का छोटा मोटा कंटेनर होते हैं, ऐसा टाइप का जो आर्टिफिशियल रेन वाटर है, या हम लोग भी वाटर देते हैं, डिफरेंट जगह पे स्प्रे करते हैं या डालते हैं, तो उस टाइप का छोटा छोटा जो वाटर कलेक्शन होता है उसमें डेंगू का मच्छर आके अंडा देते हैं। एंड ये साफ पानी प्रेफर करते हैं। गंदा पानी या गंदा नाले में जो पानी होते हैं उसमें डेंगू का मच्छर नहीं आते। तो हमारा जो हर दिन आम जिंदगी में जो भी कूड़ा आते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, हम लोग आसपास अगर साफ सफाई नहीं करते तो छोटा छोटा डिफरेंट कंटेनर, चाहे वो प्लास्टिक का एक छोटा सा कप हो, इवन हम लोग बहुत सारे टाइम कैंडी खा के उसका रैपर फेंक देते हैं, ठीक है, या रास्ते में आसपास कोई भी अदर टाइप का प्लास्टिक, नारियल का पानी पीने के बाद नारियल का शेल फेंक देते हैं, एक आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम का कटोरा फेंक देते हैं, या जहाँ पे भी है। देन हमारा जो बैल्कनी में हम लोग काफी सारे ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, गमले हैं, छत के ऊपर बहुत सारे टाइम आजकल जैसा हाई राइज सोसाइटी है बहुत सारे, वहां पे छत का एक्सेस नहीं रहते, लेकिन छत में अगर कोई भी छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, कोई भी टायर या कोई भी चीज रहते हैं, दिन बहुत सारे टाइम बर्ड को फीडिंग करने के लिए या इसको छोटा छोटा हम लोग कटोरा रख देते, तो इसमें पानी का कलेक्शन आएगा तो उसमें मच्छर आके अंडा देगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 ml का पानी भी काफी है मच्छर अंडा देने के लिए। एंड और एक सबसे बड़ा चीज होते है कि मैम बोल रहे थे कि जो एडिस का जो मच्छर का जो अंडा है ये बहुत हद तक रेजिस्टेंट होते हैं। जो सूखा जो मौसम आते हैं उस टाइम हम लोगों को लगता है कि आसपास कोई पानी नहीं है, लेकिन उस अंडे के अंदर भी जो डेंगू का जो वायरस होते हैं वो रहते हैं। एंड ये भी देखा गया कि मरा हुआ जो मच्छर है, एडिस मस्क्विटो है, वो सूखा मौसम में मर गया, लेकिन उसके पेट में जो अंडा होते है उस अंडे के अंदर में भी वायरस रहता है। तो अगले साल या अगले मानसून में जैसे ही थोड़ा सा पानी का कांटेक्ट में आते हैं तो विद इन 24 आवर्स उस अंडे से लार्वा, मॉस्किटो का जो लार्वा वो निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देना होगा कि हमारा आसपास को क्लीन रखे। कोई भी घर में, घर के बाहर, पड़ोस में या छत में कहीं भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ रेन वाटर या हमारा जो पोर्टेबल वाटर होने में रोकना चाहिए, नहीं होने देना है। पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना, चाहे वो छोटी सी चीज में ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गमले में लोग पानी डालते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि पानी जमा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। गमले में घर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो पानी भी हमेशा बदलते रहना चाहिए। हाँ जी, हफ्ते में एक बार बदलना चाहिए। इवन जो कूलर होते हैं, कूलर, फ्रिज के पीछे वाला जो वाटर कैबिनेट होते हैं, ये भी हफ्ते में कम से कम एक बार तो बदलना ही चाहिए। और जब सीजन खत्म हो जाते, जैसे अभी कूलर का सीजन खत्म हो रहे, तो मैम भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि हम लोग सिर्फ क्या करते, हम लोग पानी फेंक के रख देते, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। इसको अच्छे से क्लीन करना होगा रगड़ के, ताकि उसके अंदर जो भी अंडा है वो सारे निकल जाए, ताकि अगले सीजन में वो अंडा दोबारा मच्छर ना पैदा करे। संजय बख्शी हैं दिल्ली से। संजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं नथुपुरा से संजय बख्शी बात कर रहा हूँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि
मलेरिया कितना टिपिकल है और हमको डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए, और ट्रीटमेंट के विषय में जानना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट कितने दिनों के लिए होता है और इसकी पहचान क्या है कि हमको मलेरिया हो गया है। जी संजय जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब पहले हम दे चुके हैं, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि मलेरिया का जो लक्षण होते हैं वो बुखार होते हैं, और बुखार जो है वो ठंडा लग के आता है और जिसे कहते हैं चिल्स एंड राइगर। तो कपकपी के साथ बुखार आता है, तब लगता है कि कुछ भी हो तो ओढ़ लें, और तेज बुखार उसके बाद आएगा और फिर काफी स्वेटिंग के साथ वो बुखार उतरता है। तो ये टिपिकल साइंस होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बहुत एटिपिकल भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, कभी हाई फीवर के साथ भी आ जाता है। तो मलेरिया का बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है, तो या तो स्लाइड बन सकती है उसकी, या फिर एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो जहां पे हाई एंडेमिक एरियाज होते हैं वहां पे ये टेस्ट जरूर करा लें। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। कुछ लोग ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, इसका 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है और ये पूरा 14 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होता है। 3-4 दिन बाद बेटर फील करने पे अगर 14 दिन का आप ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट करते हैं तो इसके जो कीटाणु होते हैं वो लिवर में एक्टिव रह जाते हैं और बाद में फिर वो रिलैप्स कॉज करते हैं और उसकी वजह से लो लेवल ऑफ डिजीज चलता रहता है आपका और अनीमिया भी हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और हम बात कर रहे हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों, उनके उपचार तथा सावधानियों की। अब अगला सवाल लेते हैं प्रमोद जी का जयपुर से। हाँ नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। मेरे कुछ सवाल हैं कि ये इम्यून सिस्टम और ये ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है क्या वो मच्छर का जनित बीमारियों का। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर बॉडी में मतलब वो उसमें वायरस जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया तो बाद में भी वो मलेरिया या डेंगू बन के हो सकता है कई सालों बाद, प्लीज। तो प्रमोद जी बहुत अच्छा सवाल है आपके। पहला जो था कि इम्यून सिस्टम का कुछ रोल है या नहीं, या ब्लड ग्रुपिंग का कोई रोल है या नहीं। हमारा बॉडी में एक तो है एक मलेरिया डिजीज, दूसरा है डेंगू। डेंगू का मैडम ऑलरेडी बताए कि अगर एक सेरोटाइप का डेंगू हो गया तो उसके अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी मिलता है, लेकिन दूसरा जो सेरोटाइप है डेंगू वायरस का, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं मिलता है। या और दूसरा टाइप अगर कोई दूसरा सेरोटाइप का डेंगू होते हैं तो ज्यादा खतरे वाले डेंगू हो सकता है। ये गया आपके डेंगू के बारे में। और मलेरिया का जो है, मलेरिया का अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी बॉडी में होते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है कि आने वाले दिन में दूसरा बार मलेरिया को रोक पाए, ऐसा इतना शक्तिशाली एंटीबॉडी नहीं होते। और दूसरा है कि जो मलेरिया का जो कीटाणु है वो पूरी तरीके से अगर दवाई नहीं लेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी में वो कीटाणु जिंदा रह जाते हैं लिवर के अंदर, जो आने वाले दिन में इसका रिलैप्स हो सकता है। और एक जो इन्होंने वायरस का पूछा, तो डेंगू के बारे में अगर आप देखेंगे तो वायरस सिर्फ 5 से 7 दिन बदन में रहता है और उसके बाद वो वायरस नहीं रहता है। उसके बाद जो भी आपको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं या सीरियस होते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स है बॉडी का, कैसे आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करा है उस वायरस को। तो कुछ लोगों में वो बहुत सीरियस करता है, कुछ लोगों में नहीं करता है। बहुत से तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता ही नहीं चलता उनको कब डेंगू हुआ और कोई लक्षण नहीं आते हैं उनको। तो ये भी एक डेंजरस है कि क्योंकि वो लो लेवल पे एक चलता रहता है इन्फेक्शन, पर वो अंदर वो तो प्रभावित कर रहा होता है। नहीं, वो कुछ प्रभावित नहीं करता। कुछ लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहती है या उनकी बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं करता या उतना वायरीमिया नहीं होता, उतना लोड वायरस का नहीं होता, तो उसकी वजह से पर ट्रांसमिशन चलता रहता है। तो बहुत से एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं, लेकिन वायरस 5 से 7 दिन के बाद नहीं मिलता। जो रिपेलेंट होते हैं कॉइल, वो कितने कारगर और सुरक्षित होते हैं मच्छरों से बचने के लिए? ये जो सारे रिपेलेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसा कोई धुआं देने वाले कॉइल हो या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ लगाया हुआ बॉडी पे लगाने वाले जो या बॉडी में लगाने वाले जो ऑइंटमेंट होते हैं, ये सारे जो लिक्विड्स होते हैं दे आर केमिकल्स। इनका इफेक्ट वेरिएबल्स टाइप का होता है कि मच्छर के अगेंस्ट में
काफी हद तक कभी भी इफेक्ट दिखाते, लेकिन परसिस्टेंट कोई इफेक्टिव इफेक्ट नहीं रहते। और दूसरा है कि धीरे धीरे जो डे बाय डे इनके अगेंस्ट में भी आजकल मच्छर काफी हद तक रेजिस्टेंस, जैसे कि हमारे श्रोता ने कहा था, हाँ, रेजिस्टेंस पैदा कर देते। तो इसीलिए ये जो सारे केमिकल्स है, ये जो सारे रिपेलेंट्स है, पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जो बोलेंगे सबसे सही तरीका है जो मच्छरदानी, फुल स्लीव कपड़ा पहनना, आसपास साफ सुथरा रख के मच्छर होने में ही थोड़ा रोकथाम करना, और देन विंडो में या दरवाजा में स्क्रीन लगाना, यही सबसे बेस्ट उपाय है। केमिकल्स ये सारे रिपेलेंट में ज्यादा भरोसा ना करें। फरीदाबाद हरियाणा से अनवर जी हैं हमारे साथ। जी अनवर जी बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। जी, मेरा प्रश्न यह है मैडम कि डेंगू और मलेरिया में क्या अंतर है? हम यही चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन आप फिर से एक बार बता दीजिए। डेंगू और मलेरिया में काफी अंतर है। सिर्फ इसका अंतर है, मतलब सिमिलैरिटी यही है कि दोनों मच्छर के काटने से होते हैं, बाकी सभी कुछ डिफरेंट है। मच्छर भी डिफरेंट है। मलेरिया का मच्छर एनोफ्लीज होता है, डेंगू का मच्छर एडीज होता है। मलेरिया जो है वो उसका मच्छर डर्टी वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में पनपता है, गंदा रुका हुआ पानी। और डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। इसी के साथ मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज है, और जो पैरासाइट होता है इसका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और डेंगू आपका वायरल डिजीज है। साथ ही में लक्षण भी बताए गए थे तो वो भी डिफरेंट होते हैं। मलेरिया में जाड़ा लग के बुखार आता है, और डेंगू में मोस्टली रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द होना, सर दर्द होना, बहुत हाई ग्रेड फीवर आना, किसी किसी केस में रैशेज हो जाना बॉडी पे, उस तरह से ये प्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी एकदम डिफरेंट है। मलेरिया के लिए इलाज उपलब्ध है और इफेक्टिव मेडिसिन हैं जिनसे कि ट्रीटमेंट और क्योर हो सकता है, जबकि डेंगू वायरल डिजीज है तो उसका इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीवायरल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते उसमें, क्योंकि जब तक हम डायग्नोस करते हैं तब तक वायरस बॉडी में रहता ही नहीं है 5 से 7 दिन के बाद तक। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो ये सेम नहीं है, बस एक मच्छर जनित बीमारी है और मॉनसून्स के आसपास होती हैं। तो ये डर्टी वाटर कलेक्शन भी होता है और क्लीन वाटर कलेक्शन भी होता है, तो यही एक सिमिलैरिटी है इसमें। डॉक्टर जैन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने आज तैयारियों की समीक्षा की है कि इस तरह की बीमारियों से कैसे निपटा जाएगा। क्या निर्देश दिए हैं उन्होंने? तो आज बहुत ही एक मीटिंग हुआ है, काफी बड़ा रिव्यू हुआ है, और ये आज ही नहीं हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी समय से समय पर एक रिव्यू लेते रहते हैं, और उन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड भी किया है कि कैसे करना है। तो खास करके जो इस पर अगर कम्युनिटी के लिए मैं बताऊं तो जन चेतना और जन भागीदारी की बात काफी कही गई है, और सारे दिल्ली और एनसीआर रीजन के और कंट्री के सारे स्टेट्स को एडवाइजरी दी गई है कि प्रिपेयर्डनेस कैसे करनी है, किस तरह से इंश्योर करना है कि वाटर कलेक्शंस ना हो, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज साथ आके काम कर सकती हैं, और हॉस्पिटल्स को अपनी क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है, और किस तरह से कि पैनिक नहीं क्रिएट होना है कम्युनिटी में, बल्कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके ऊपर सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं। और बाकी उन्होंने जायजा भी लिया कि स्टेट्स में ड्रग्स का, डायग्नोस्टिक्स का सफिशिएंट स्टॉक है या नहीं है, तो वो सारा आज सारा डिस्कशन हुआ है काफी बड़ा। तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है जी? तो एक्चुअली देखा जाए तो हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्टिव होता है, तो सेंटर की भूमिका ये रहती है कि गाइडलाइंस बनानी है, गाइडेंस देनी है। फिर हम लोग थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का, उसके थ्रू ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, आईसी के लिए पैसा, आशा के लिए, डीबीसीज के लिए, ये सारा फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल गाइडेंस स्टेट्स को देते हैं, और स्टेट्स इन सब चीजों को अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू टर्शरी केयर हॉस्पिटल लाइक मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इनके थ्रू में ये सारा इम्प्लीमेंट होता है, और डिफरेंट स्टेट्स का एक अलग तरीका भी होता है। जैसे कि अगर आप यूपी में देखेंगे तो संचारी रोगों के लिए एक उनका दस्तक अभियान चलता है, तो उस अभियान के दौरान में घर से घर जाके विजिट होके, और फीवर के केसेस जो होते हैं, सिंड्रोमिक अप्रोच जिसको कहते हैं, उससे फीवर के केसेस डायग्नोज होते हैं और ट्रीट किए जाते हैं। आप छोटी सी सलाह फिर से दे दीजिए श्रोताओं को चलते चलते कि हमें किस तरह से मच्छरों से बच के रहना है।
तो ये अभी जैसे मानसून अब खत्म हो गया है, ये सबसे रिस्की पीरियड है और अगले 2 महीने में मच्छर जनित रोगों की संख्या बढ़ सकती है, रोगियों की संख्या। तो आप प्लीज ध्यान रखें कि अपने कमरों के अंदर, अपने घर के बाहर, बैल्कनी पे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार जरूर इंश्योर करें कि ये पानी जो है ना इकट्ठा हो, और अपने आप को पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करें। डॉक्टर तनु जैन और डॉक्टर सुप्रकाश मंडल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।